हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट एग्जाम्पल नंबर 1। इन दिस क्लास हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चा पार्टी आपको बता दूं कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बी अटेंशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि इन एग्जाम्पल नंबर 3.1 यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेट टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। राइट बच्चों, जैसे कि हमने नोट किया था कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसमें हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही थी 1.098 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू अप्रोक्स 1 मिलीमीटर पर सेकेंड थी। ठीक है। फॉर करंट इन द रेंज ऑफ अ फ्यू एम्पियर, how then is current established almost the instant a circuit is closed? राइट बच्चों, क्वेश्चंस को पहले सबसे अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद हम उसका आंसर देने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस हमें ये कह रहा है कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड्स होती है। बट जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो इंस्टेंट उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न है बच्चों कि एक्चुअली हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा सोचना गलत होगा कि भाई हम कहें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव करेगा फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव होके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचेगा तब करंट इंड्यूस होगा, तो ये चीज़ गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स को मोशंस करने। एक्चुअली एट दैट टाइम क्या होता होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मोशंस करेगा, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, तीसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन मोशंस करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशंस होती है वो रिलेटिव मोशंस होती है, आगे आगे चलती रहती है और करंट जो है वो इंस्टेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। बट नॉट करिए, उसमें भी डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और अगर आपको इसे एक्चुअल में समझना है तो बच्चों आपको याद होगा हमारे घर में जो पुरानी ट्यूबलाइट्स आती थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि गैस होती थी, तो उसके अंदर जैसे हम स्विच ऑन करते थे तो ऑन द स्पॉट्स लाइट्स ऑन नहीं हो जाती थी। ठीक है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता था। बट इन लेटेस्ट जनरेशन अभी जो एलईडी की सिस्टम्स आ गए तो उसमें क्या होता है कि जो हमने ऐसे ऐसे सब्सटेंस बना लिए सेमीकंडक्टर्स के यूज़ से कि हमारा जो टाइम्स था, जिस रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, वो काफ़ी कम हो गया। उसके कारण हमें जो करंट है वो इंस्टेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब अचीव होती है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स अप्लाई होता है, राइट, इनसाइड द कंडक्टर। बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, बट फोर्स के कारण तो एक्सेलरेशन इंड्यूस होता है। व्हाई व्हेन डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मस्त क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्चुअली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स से ही मिलती है। बट हमें पता है कि फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो फिर इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे मिली? क्योंकि जैसे एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा या तो वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा। वेलोसिटी को कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने दे सकते। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन था जो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में था। अब जैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हुआ तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी और सम टाइम इंटरवल वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होता है। अब जैसे ही कोलाइड होता है तो उसकी जो वेलोसिटी वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ऑन द स्पॉट। देन आफ्टर फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर कोलिजन होगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी
इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। तो अगर हम एवरेज निकालें इन सारी चीज़ों का तो हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली है वो कांस्टेंट है, राइट। तो इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड काफ़ी छोटी होती है, जैसे हमने अभी अभी देखा कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड ही होती है। एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी छोटा सा है। हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर? ये भी सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कम है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कम है, तो फिर कंडक्टर में करंट क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? तो बच्चों इसका आंसर एकदम सिंपल है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है बट किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन की। चार्ज भी कम है बट किसका? एक इलेक्ट्रॉन का। अब सोचो कि ऐसे लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? डेफिनेटली इंक्रीज हो गया, तो करंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है कि इन कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। अप्रोक्स हम नोट कर सकते हैं कि इन दिस केस 10⁻29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इन कंडक्टर, ठीक है बच्चों, इन कंडक्टर। तो देखिए भाई 1 मीटर क्यूब जितने वॉल्यूम में अगर 10⁻29 जितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो आप कंसिडर कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक चार्ज फ्लो होना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो अमाउंट ऑफ करंट है वो ज़्यादा ही मिलेगा, बड़ा सा मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट all the free electron of the metal are moving in the same directions? मतलब में कहा गया कि क्या एक इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मोशन कर रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं? तो नहीं, इसका रीज़न है कि बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ड्रिफ्ट होता रहता है, ठीक है। बट ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशंस होती है बच्चों वो रैंडम होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ऑफ डायरेक्शंस अलग अलग होगी, वो कभी भी सेम डायरेक्शन में मोशन नहीं करेंगे, ठीक है। और रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते करते वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव टू कोलिजन्स? इन द first one is the absence of the electric field and second one present of electric field। मतलब हमें बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई क्या इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। और कंसिडर करना है, पहला पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया गया, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन बच्चा पार्ट हम डेफिनेटली श्योरली कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। बट अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं रखता और कर्व हो जाता है, ठीक है। तो हम उसे नॉन लीनियर कंसिडर कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रेट लाइन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कर्व, राइट बच्चों। आई थिंक ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ। थैंक यू।